हेलो एवरीवन। आज मदर्स डे के इस खास मौके पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रेमेडी करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लैक ह्यूमनम की, जो कि माँ के दूध से बनती है। मिल्क क्या होता है? एक बच्चे का जो पहला कनेक्शन होता है इस फिजिकल वर्ल्ड से, वो मिल्क के थ्रू मदर से बनता है। और मिल्क क्या करता है? वो बच्चे को नरिश करता है, नर्चर करता है। साथ ही साथ माँ और बच्चे के बीच में एक स्पेशल लव, केयर और वार्मथ का बॉन्ड क्रिएट करता है। तो इस तरह से मिल्क जो है बच्चे और माँ के बीच का कनेक्शन है। और लैक्यूमेनम का प्रॉब्लम क्या है? लैक्यूमेनम का प्रॉब्लम है कि जो मदर के साथ जो बॉन्ड होना चाहिए, जो लव, केयर, अफेक्शंस होना चाहिए, वो नहीं है। वो बॉन्ड जो है माँ के साथ बन नहीं पाया, इसलिए लैक ह्यूमनम का मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी मदर के साथ रहता है। तो यहाँ हमको थीम ऑफ डिस्कनेक्शन और सेपरेशन देखने को मिलता है। मतलब माँ के साथ जो एक बच्चे का एक कहना चाहिए कि जो कनेक्शन होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो आपको जो है लैक ह्यूमनम में एब्सेंट मिलेगा। एक केस के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। एक मिडिल एज फीमेल जो कि अपनी कफ, थ्रॉट पेन और हमेशा उसको जो है थकान, वीकनेस बनी रहती है। अगर कुछ कदम ही चलती है, घर में काम ही करती है, सीढ़ियाँ ही चढ़ती है, तो उसको हाँफी आने लगती है, थकान हो जाती है। और ये सब पिछले 2 सालों से चल रहा है। गले की प्रॉब्लम उसको आए दिन बीच में होती रहती है और ये बचपन से है, बावजूद इसके कि वो अपने खाने-पीने में बहुत ज़्यादा परहेज करती है। मतलब इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि उसके खाने में कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जिससे उसको तकलीफ हो। फिर भी जो है उसको ये समस्या बार-बार होती है। मैंने इस पेशेंट को इसके पहले भी 2 बार दवाई दी, बट कुछ भी सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैंने उससे पूछा बहुत ही सेंसिटिवली कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ इतना सॉर्टेड है, सब कुछ नॉर्मल है और पेशेंट की फैमिली में 2 बच्चे और हस्बैंड है, तो मेरा क्वेश्चन पेशेंट से ये था कि अगर सब कुछ इतना ही ठीक है, तो ये घुटन किस बात की है? फिर पेशेंट ने अपनी चाइल्डहुड स्टोरी और साथ ही साथ मैरिज के बाद की जो कहानी है वो बताई। पेशेंट ने बताया कि किस तरह से उसकी फैमिली में मतलब वो 3 बहनें और 1 भाई है। और जो दोनों बहनें हैं, चूँकि पेशेंट सबसे छोटी थी, तो दोनों बहनों की शादी हो गई और उसके बाद जो है घर का जो सारा काम, सारी ज़िम्मेदारी है, वो उस पर आ गई। क्योंकि मम्मी जो है पेशेंट की वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और ये सारा काम जो है ये तीनों बहनें मिलकर करते थे। लेकिन दोनों की शादी के बाद सारा काम जो है मुझ पर आ गया और फिर उसके बाद से जो मेरी हेल्थ गिरना चालू हुई है, तो वो कभी रिकवर हो ही नहीं पाई। मैरिज के बाद भी ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जो है इकलौते थे, सासू माँ नहीं थी, सिर्फ ससुर थे। तो देवरानी, जेठानी किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिला। मायके में मम्मी की तरफ से कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। ससुराल में यहाँ पर भी जो है मुझे किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला। जब बच्चे हुए, मेरी डिलीवरी हुई तो सारी चीज़ें मुझे अकेले ही मैनेज करनी पड़ी, दोनों बच्चों के टाइम पर। मैं मम्मी से जब कहती थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक बेटी के लिए कि वो अपनी माँ से ये कह रही है कि मैं आपके पास डिलीवरी के बाद कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊँ, ताकि मुझे कुछ आराम मिल जाए और साथ ही साथ बच्चे की अच्छे से देखभाल हो जाए। तो मम्मी ने बोला कि यहाँ कौन देखेगा, यहाँ कौन करेगा? और ये बात पेशेंट को इतनी हर्ट हुई, कहती मेरे दोनों बच्चों के टाइम पर मैं अकेले यहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज करती थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने मायके चली जाऊँ और मम्मी मेरी साफ मना कर देती थी। यहाँ वो आती थी डिलीवरी के बाद कुछ दिनों
तक रहती थी, पर जब भी मैं वहाँ जाने की बात करती थी तो मना कर देती। और ये सब कुछ बताते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, उसके चेहरे की वो स्माइल और उसकी आँखों में वो दर्द, ये दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट थे। और उसके बाद उसने बताया कि किस तरह से जब बच्चे छोटे थे तो हस्बैंड थोड़ा बहुत देख लेते थे, क्योंकि हस्बैंड की जॉब सागर में ही है और कभी-कभी ऐसा होता है कि उसको 2-3 महीनों के लिए बाहर जाना पड़ता है, चूँकि आर्मी में है तो ट्रेनिंग पर्पज़ से। लेकिन जैसे ही जब बच्चे बड़े हुए थोड़े से, तो हस्बैंड ने ध्यान देना ही छोड़ दिया। कई बार ऐसा होता था कि मैं अंदर खाना बना रही होती थी और मैं बच्चों को इनके भरोसे छोड़ के जाती थी, तो ये अपने मोबाइल में बिज़ी हो जाते थे और बच्चे भी मैं इनके भरोसे उनको छोड़ कर जाती थी, तो बच्चों को गिरना ही गिरना है, उनको चोट लगनी ही लगनी है। तो इनकी तरफ से भी मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता था। और इनका रवैया तो ऐसा था कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भूखी सो जाती थी, ये मेस से खाना खा के आ जाते थे। ये भी नहीं पूछते थे कि तुमने क्या खाया? मतलब इतना ज़्यादा जो है पेशेंट जब अपनी फीलिंग्स, जब अपने इमोशंस शेयर कर रही थी, तो जो पेन था, उसकी जो डेप्थ थी ना, वो उसकी आँखों में नज़र आ रही थी। और मम्मी का कैसा था ना कि मम्मी जो है मेरी 5 बहनें हैं वो लोग, तो हम लोग ज़्यादातर जो है मम्मी मायके में रहती थी, तो हम नानी के यहाँ पले-बड़े, तो वहाँ पर कोई ना कोई रहता था। तो मम्मी को कभी हमारा जो है बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ा, तो उन्हें पता ही नहीं था कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं, कैसे बड़े किए जाते हैं। मम्मी जो है इन सारी चीज़ों से हमेशा फ्री रही। पर ऐसा है कि मम्मी ने जो हमें सिखाया, मतलब जो वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, जो उसने हमें बातें सिखाई, उसकी वजह से लोग हमें जो है पसंद करते हैं, उसकी वजह से लोग हमें पूछते हैं। पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो पेशेंट ने कही, वो ये थी कि मम्मी ने जो हमें सिखाया, वो कभी खुद फ़ॉलो नहीं किया। मतलब ऐसा होता है ना, ये पेशेंट के वर्ड थे कि हम जो ज्ञान दूसरों को देते हैं, वो ज्ञान कभी हम अपनी लाइफ में लागू नहीं करते हैं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट थी केस में, जो कि पेशेंट को हर्ट बहुत करता था कि भाई जो है, एक ही भाई था, तो मम्मी का जो पूरा ध्यान होता था, जो पूरा लाड़-प्यार होता था, वो भाई के लिए होता था। अगर हमारे एग्ज़ाम हैं, इवन हमारे फाइनल एग्ज़ाम हैं, तो भी मम्मी जो है कई-कई दिनों के लिए बाहर चली जाती थी और हमको सारा काम भी देखना पड़ता था और अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि जब मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई, मेरे ऊपर सारा काम आ गया, मेरे एग्ज़ाम होते थे, मुझे पढ़ाई करना होता था, तो भी मम्मी को अगर कहीं जाना होता था, तो वो बेझिझक चली जाती थी। और उसी समय पर अगर ऐसा हो जाए कि मेरे भाई के एग्ज़ाम हैं और हम लोग घर पर होते थे सब कुछ देखने के लिए, तो भी वो कहीं नहीं जाती थी। वो इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि भाई को हर चीज़ जो है सही टाइम पर मिले। उसके खेलने का, उसके खाने का, उसके सोने का, उसे हर चीज़ की सहूलियत होती थी। उसे हर चीज़ उसके टेबल पर उसके हाथों में मिल जाती थी। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट को हर्ट करती थी। और उसने बोला कि भाई के साथ जो है ऐसा नहीं है कि कोई जेलसी, मतलब कोई जलन नहीं थी। आज भी हमारा बॉन्ड जो है भाई के साथ बहुत अच्छा है, जबकि पेरेंट्स ने जिस तरह की नींव रखी उससे हमारे बीच में एक जलन होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पर वो चीज़ हर्ट करती थी कि मैं भी तो, मतलब मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। मुझे भी तो ज़रूरत है, मतलब मुझे भी तो एग्ज़ाम के टाइम पर अपनी माँ की ज़रूरत है कि कोई मेरी केयर करे, कोई मेरी देखभाल करे, कोई मुझे भी तो पूछे कि मैंने खाना खाया कि नहीं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई कि नहीं। तो पूरे केस में ये था कि मम्मी से जो सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए था, मेरी ज़रूरत के टाइम पर, वो कभी मुझे नहीं मिला। और रही बात बहनों की, तो उनकी भी जैसे फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनसे भी वो चीज़ नहीं मिल पाई कि कभी ज़रूरत हो तो वो यहाँ आ जाएँ, मेरे पास कुछ दिन रह लें, तो वो भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं सकते थे, जब उनको कहीं जाना होता था, उनकी छुट्टियाँ होती थी, तो वो चले जाते थे।
पर अगर मेरी ज़रूरत है, जैसे मेरे बच्चे का जब ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मेरी बेटी जो पेशेंट है उसकी बड़ी बेटी जो है डिलीवरी के बाद 1.5 केजी की थी, तो वो बहुत टाइम तक एनआईसीयू में थी। इसी तरह से जब उसका छोटा बेटा हुआ तो उसका जो लैट्रिन का रास्ता था ना वो बंद था, तो उसकी सर्जरी हुई। उसकी 3 बार सर्जरी हुई और उसके लिए पेशेंट को बार-बार जो है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, ये सब काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा। लेकिन तब भी कभी बहनों ने जो है टाइम निकाल कर ये नहीं सोचा कि वो मेरे पास आ जाएँ ताकि मेरी कुछ मदद हो जाए। और उनको अगर कहीं जाना होता था छुट्टियों पर या घूमने, तो वो चले जाते थे, पर मेरा ऐसा नहीं है। जब बहनों को ज़रूरत होती थी ना, तो मुझे भी लगता था कि मैं नहीं जाऊँ, पर फिर मुझे लगता था कि नहीं, उनको ज़रूरत है, अपने हैं, तो मुझे जाना चाहिए। और ये सब जो चल रहा था मेरे दोनों बच्चों के टाइम पर, उस समय मैं अंदर ही अंदर बहुत रोया करती थी। और मतलब ऐसा लगता था ना उस समय मेरी नींद भी पूरी नहीं होती थी। ख़ासकर जब मेरा छोटा बेटा हुआ, तो 3 महीने जो है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर और उसकी जो सर्जरी हुई 3 बार, मैं इतना परेशान थी कि मेरी नींद नहीं हो पाती थी। हस्बैंड सो जाते थे और मैं रात-रात भर जो है जागती रहती थी, क्योंकि बार-बार जो है बच्चे को देखना पड़ता था। तो उस समय ऐसा लगता था कि काश कोई आ जाता, काश मेरी मम्मी मेरे पास आ जाती, तो मैं कुछ घंटों आराम से सो सकती थी। और अब चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो है, अब भी मुझे वो थकान, वो घुटन मन के अंदर रह जाती है। जब मेरी शादी हो रही थी तब भी मेरा कंसर्न ये था कि मेरा फ़ोकस जो है पैसों पर नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि सिर्फ़ मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए ना, जो मुझे समझ सके, जो मेरी केयर कर सके, ज़रूरत पड़ने पर मेरे साथ खड़ा हो सके, मुझे वो प्यार मिल सके जो मुझे कभी नहीं मिला। इस केस में सबसे मॉर्बिड चीज़ क्या है? सबसे मॉर्बिड चीज़ थी एक माँ का अपनी बेटी के साथ जो रिलेशन होता है। एक बेटी अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे इमोशंस जो है किससे कह सकती है? अपनी माँ से कह सकती है। उसके मन में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें, मतलब एक माँ और बेटी के बीच का जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है ना, एक टाइम के बाद वो ऐसा होना चाहिए कि एक फ्रेंड की तरह। पर वो फ्रेंड, वो मदरली लव, वो केयर जो है उसकी लाइफ में पूरी तरह से मिसिंग था। और सेम चीज़ जो है शादी के बाद हुई। जब वो उसने अपने हस्बैंड में उस फ्रेंड को तलाशने की कोशिश की, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकती है, जो उसकी ज़रूरत के लिए उसके पास खड़ा हो सकता है, वो सब कुछ मिसिंग था। तो इस पूरे केस में एक जो लव, केयर, इमोशनल बॉन्ड का सपोर्ट चाहिए था, वो नहीं था। और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रूब्रिक है लैक ह्यूमेनम का। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये पेशेंट अपनी मदर से नेग्लेक्ट फील कर रही थी, एलिमेंट्स फ्रॉम नेग्लेक्टेड बाय वंस मदर। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, उसे सपोर्ट नहीं मिला। ये पूरे केस में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा था कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिज़ायर। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जिस तरह से एक डॉटर के लिए मदर का अस्तित्व जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह से एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड का सपोर्ट केवल फाइनेंशियल लेवल पर नहीं, एक इमोशनल लेवल पर जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस केस में वो भी मिसिंग था। पेशेंट ने क्या कहा कि काश कोई ऐसा होता ना, जिसके सामने मैं अपने मन की बात कह सक आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई होता जिसके लिए जिसके कंधे पर सिर रखकर मैं रो सकती, कोई ऐसा फ्रेंड जिसके सामने मैं अपने आप को खाली कर सकती।
वो अकेलापन जो है, वो घुटन उसे हर समय महसूस होती है। डिल्यूज़न फ्रेंडलेस ही इज़, डिल्यूज़न अनवांटेड बाय फ्रेंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट थीम है लैक ह्यूमैनिम का। लैक ह्यूमैनिम को सबसे ज़्यादा जो है अगर कुछ अफ़ेक्ट करता है तो एक तो उसकी मदर के साथ जो उसका पुअर कनेक्शन है वो, और दूसरा उसके फ्रेंड्स के साथ। मतलब लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होते हैं, मदर और फ्रेंड, वहीं पर लैक ह्यूमैनिम का पूरा प्रॉब्लम जो है प्रेजेंट है। और ये दोनों ही कहना चाहिए कि इमोशनल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। एक दोस्त के सामने हम जैसे हैं वैसे अपने आप को रख सकते हैं। हमको किसी तरह से अपने आप को जो है सजा धजा कर या अपने इमोशंस का ध्यान रखकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से एक माँ के सामने एक बेटी जो है सब कुछ कह सकती है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर कंप्लीटली मिसिंग थी, और ये जो है इस केस का कोर। एक और बहुत इम्पोर्टेंट कोर लैक ह्यूमैनिम का फीलिंग ऑफ ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है? एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, मतलब जो अनाथ है, जिसके सर पर किसी का हाथ नहीं है, जिसका कोई सरपरस्त नहीं है। मतलब पूरी दुनिया में उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिससे वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर कर सके। ये इसका मेटाफोरिकल मीनिंग हुआ। क्योंकि एपरेंटली देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा है उसके मदर फादर या उसके पैरेंटल फिगर ना हो। यहाँ केस में भी सेम था। पेशेंट के पास मदर और फादर दोनों थे, पर दोनों के होते हुए भी वो अपने आप को कैसा फील कर रही थी? अनाथ के जैसा। क्योंकि जब भी उसे जरूरत थी, जब भी वो इमोशनल केयर, जो लव, जो अफेक्शन, उसको जो टच चाहिए था, जो वार्मथ चाहिए थी, उसके लिए उसके सर पर हाथ रखने वाला, उसके सर पर प्यार से कोई हाथ फेरने वाला नहीं था। और ये जो है एक ऑर्फन की फीलिंग होती है जिससे हमारी पेशेंट जो है गुजर रही थी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस पूरे केस में पेशेंट ने बहुत अच्छे से बताया कि माँ हमको जो सिखाती थी, जो बोलती थी, वो सही करती थी, पर एक्चुअली वो खुद उसको फॉलो नहीं करती थी। और यही लैक ह्यूमैनिम का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि डॉक्टर राजन संकरन सर ने कहा है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हायर कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। तो लैक ह्यूमैनिम को ये लगता है कि हमको जो ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान लोग खुद फॉलो नहीं करते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सेल्फिश होना चाहिए या सेल्फलेस होना चाहिए? मुझे अपने बारे में पहले सोचना चाहिए या दूसरों की मदद करना चाहिए? मुझे दूसरों को अब्यूज करना चाहिए, मतलब मुझे भी मौके का फायदा उठाना चाहिए, मौका परस्त होना चाहिए, या फिर मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, लैक ह्यूमैनिम के मन में हमेशा चलता रहता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं हर जगह जो है मक्कारी, चापलूसी ये बहुत चलती है। लोग ऊपर आने के लिए इस तरह की चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो लैक ह्यूमैनिम को लगता है क्या मुझे भी उनकी तरह ये सारी चीज़ें अपनाकर ऊपर आना चाहिए, या मुझे ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो ड्यूअल स्टेट है, इसलिए चलती है क्योंकि एज़ अ ह्यूमन जो है उसमें कॉन्साइंस पार्ट भी है, पर एट द सेम टाइम उसमें जो है मॉरल फीलिंग वांट ऑफ भी है। मतलब जो बंदा अपनी फैमिली से, अपनों से, अपने बच्चों से इतना प्यार करता है, वो एक स्टेट में जो है उसी फैमिली, फ्रेंड्स और माँ से जो है चिढ़ने लगता है। इरिटेबिलिटी मदर टूवर्ड्स, एवर्जन फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्वारलेसम फैमिली विथ हर। जो सही और गलत के बारे में इतना सोचता है, वो आगे जा कर के अनसिम्पैथेटिक, अनफीलिंग, हार्ड हार्टेड और मॉरल फीलिंग वांट ऑफ में चला जाता है। और यहाँ पर लैक ह्यूमैनिम एनाकार्डियम से थोड़ी सी क्लोज आती है, पर आपको जो है लैक ह्यूमैनिम आप बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का
जो कोड है वो है फेस्टिडियस वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ। एनाकार्डियम एनाकार्डियम को अपने आप को प्रूव करना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एनाकार्डियम में है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एंजल एंड डेविल। मतलब आपके एक शोल्डर पर एंजल है जो आपको अच्छे काम करने के लिए बोल रहा है, और एक शोल्डर पर डेविल है जो आपको बुरे काम करने के लिए उकसा रहा है। और इसी तरह से एक और चीज, टू विल्स, मतलब एक ही समय पर आपका माइंड आपको अच्छे काम करने के लिए बोल रहा है और दूसरे समय पर आपका माइंड आपको बुरे काम करने के लिए बोल रहा है। तो ये टू विल कॉन्सेप्ट भी जो है एनाकार्डियम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लैक ह्यूमेनम को एनाकार्डियम से इजीली डिफरेंशिएट करता है। इतना ज़्यादा जो है गुस्सा होता है लैक ह्यूमेनम में कि अगर चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चलती है तो वो गुस्सा हो जाता है, काफ़ी मैलिशियस हो जाता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। दूसरे ही टाइम पर अगले ही पल जो है उसे अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी हो जाता है। एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस। अपने इसी इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट के चलते लैक ह्यूमेनम जो है, क्योंकि कॉन्साइंस भी सेंसिटिव है और मॉरल फीलिंग वांट ऑफ भी है, तो वो ऐसी चीजें कर जाता है कि उसे लगता है कि उसने जो है कुछ क्राइम कर दिया है। डिल्यूजन, wrong done wrong he has, delusion crime committed he had a, और फिर उसका कॉन्साइन जो है उसे कचौटता है। तो ये टू स्टेट्स भी हमको जो है समटाइम्स पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। इसलिए बच्चों में, खासकर ऐसे बच्चे जिनकी मदर जो है जॉब करती हैं और वो 9 to 5 या 9 to 8 जो है ऑफिस वर्क में रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, तो उनको जो वो मदरली लव, केयर और अफेक्शन मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है, तो उनमें बिहेवियरल इश्यूज जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर एक काइंड ऑफ जो है इरिटेशन बच्चे में अपनी मदर को लेकर डेवलप हो जाता है। वो अपनी मदर से, अपनी फैमिली से जो है एवर्जन की स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पर हमको जो है बिहेवियरल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। इस पूरी रेमेडी का क्रक्स ये है कि लैक ह्यूमेनम इंडिविजुअल को लगता है कि माँ कैसी होनी चाहिए, माँ प्यार करने वाली होनी चाहिए, माँ ऐसी होनी चाहिए जिससे मैं अपने मन की सारी बातें कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, जिसके होने पर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। और जो बॉन्ड, जो कनेक्शन एज अ फ्रेंड मदर के साथ मेरा होना चाहिए, वो पूरी तरह से मिसिंग है। सबकी माँ प्यार करती है, दुलार करती है, पर मेरी माँ तो मुझे डांटती है। और ये चीज उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी इतनी डीपली इम्प्रिंट हो जाती है कि उसको सपने में भी लगता है कि वो अपनी माँ से दूध के लिए दूध मांग रहा है। वो जो है उसकी माँ उसे डांट रही है, उसे झिड़क रही है, उस पर गुस्सा कर रही है। तो ये सारी चीजें जो सबकॉन्शियस में डीपली इम्प्रिंट होती हैं, वो आगे जाकर कहीं ना कहीं जो है मॉर्बिडिटी क्रिएट करती हैं और फिर लैक ह्यूमेनम जो है डिसीज स्टेट में जाता है। और फिर यहाँ से लैक ह्यूमेनम की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।